18th of July 2022, the Hindu editorial. This one for farmers. ये वाला किसानों के लिए, यानी ये वाला निर्णय जो लिया गया है, ये किसानों को खुश करने के लिए लिया गया है. The BJP is seeking to appease a dominant farming community with its choice for VP. बीजेपी ये चाह रही है, कोशिश कर रही है पाना कि जो ज़्यादा डोमिनेट करने वाली, जो वर्चस्व रखने वाली फार्मिंग समुदाय है, यानी जो किसान समुदाय है, खेती करने वाला समुदाय है, उनको खुश करने की कोशिश कर रही है बीजेपी अपने वाइस प्रेसिडेंट के चॉइस के द्वारा, के चयन के द्वारा. The numbers are clearly stacked in favor of Jagdeep Dhankar, the National Democratic Alliance candidate for the office of the Vice President. नंबर्स बिल्कुल साफ तौर पे इकट्ठे हो गए हैं जगदीप धनकर के पक्ष में, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए. The opposition, 17 parties attended a joint meeting on Sunday, has announced Congress leader Margaret Elva as its candidate. और जो विपक्ष है, जिसमें 17 पार्टियां हैं, जिन्होंने एक साझा मीटिंग की थी संडे को, उसमें उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस की लीडर मार्गरेट एल्वा उनकी कैंडिडेट होंगी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए. Mr. Dhankar, who joined the Bharatiya Janata Party in 2003 after initial stints in the Janata Dal and Congress, has remained a loyal soldier of the party and its current leadership. Mr. Dhankar, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2003 में ज्वाइन किया था, शुरू में उनके जो कार्यकाल थे वो जनता दल और कांग्रेस के साथ रहे हैं, और वो एक वफादार एक सिपाही पार्टी के रहे हैं, और उसके आज के लीडरशिप के भी वो वफादार सिपाही है. Even the office that he currently holds, the governor of West Bengal, has not come in the way of his party loyalty. अभी भी जो ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं, यानी कि गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑफिस, वो भी उनके पार्टी के लिए उनकी जो वफादारी है उसके रास्ते में नहीं आ रहा है. He has had continuous public confrontations with the elected government led by the TMC's Mamata Banerjee. उनके लगातार पब्लिक में झड़पें हुई हैं इलेक्टेड सरकार के साथ, जिसको कि लीड कर रही है टीएमसी की, यानी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी. On many occasions, it appeared that Mr. Dhankar was playing a partisan role in state politics, in tandem with the BJP. कई ओकेजन्स पर ऐसा प्रतीत हुआ कि मिस्टर धनकर एक पार्टी के फेवर में रोल प्ले कर रहे हैं स्टेट के राजनीति में, बीजेपी के साथ मिलकर. While announcing his candidacy, the BJP has described him as the son of a farmer, a much cliched, still potent labeling that politicians claim. उनका कैंडिडेचर अनाउंस करते हुए कि वो बीजेपी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट होंगे उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए, बीजेपी ने उनका वर्णन किया है कि वो एक किसान के बेटे हैं. ये वर्णन जो है ये काफ़ी घिसा पिटा वर्णन हो चुका है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मजबूत वर्णन है, जो कि जिसके लेबल के द्वारा पॉलिटिशियंस दावा करते हैं, या जिसको लेबल कराने का पॉलिटिशियंस दावा करते हैं कि वो सब चाहते हैं कि राजनेता ये चाहते हैं उनको किसान का बेटा कहा जाए. The claim has specific meaning in this context as Mr. Dhankar hails from the Jat community, a land-owning dominant caste, in parts of Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan. इस दावे का एक खास अर्थ है इस संदर्भ में, क्योंकि मिस्टर धनकर जाट कम्युनिटी से हैं, जाट समुदाय से हैं, जो कि एक जमीन पर हकदारी रखने वाली डोमिनेंट कास्ट है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पार्ट्स में. The community's stiff resistance was among the reasons that forced the center to withdraw the three farm laws in 2021. इसी समुदाय का बहुत जो कड़ा रेजिस्टेंस था, वो ही उन कारणों में से था जिसने सेंटर को मजबूर कर दिया था कि वो
3 फार्म लॉज को जो 2021 में उन्होंने पारित करा दिए थे उनको विड्रॉ कर ले, उनको वापस ले. A considerable segment of Jats had stayed with the BJP in this year's assembly election in UP, and Mr. Dhankar's elevation will strengthen the BJP's hold over the community, particularly in his home state of Rajasthan that goes to polls in 2023. एक काफी बड़ा भाग है जाट्स का जो कि बीजेपी के साथ रहा था इस साल के यूपी के असेंबली इलेक्शंस में, और मिस्टर धनकर को जो ऊपर चढ़ाया गया है उससे बीजेपी का जो मजबूत पकड़ है इस समुदाय पे वो और मजबूत होगी, खास तौर पे उनके घरेलू राजस्थान स्टेट में, राज्य में, जो कि इलेक्शन के लिए जा रहा है 2023 में. For the opposition, elections to the posts of president and vice president would have been an opportunity to advance its politics. और विपक्ष के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस एक मौका हो सकता था कि वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते. ऑन दैट काउंट इट सीम टू हैव डन अ पुअर जॉब. और उस कारण से उस काउंट पे ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष ने बहुत ही खराब काम किया है. Ms. Alva's entry onto the scene is unlikely to move the needle for opposition politics in any impactful manner. मिस्टर एल्वा की जो सीन पर एंट्री की गई है इससे ये संभावना नहीं है कि ये ऑपोजिशन के नीडल को आगे बढ़ाएगी, को हिलाएगी, ऑपोजिशन के पॉलिटिक्स के नीडल को, सुई को आगे बढ़ाएगी और किसी तरह भी हिलाएगी किसी भी इम्पैक्टफुल तरीके से, यानी किसी असरदार तरीके से. She, like the opposition candidate for president, Rashwant Sinha, is a forceful speaker but does not mobilize any political constituency. Mrs. Margaret Alva, opposition candidate जो प्रेसिडेंट के लिए हैं यशवंत सिन्हा, उन्हीं की तरह वो भी एक जोरदार स्पीकर हैं, लेकिन वो जरा भी पॉलिटिकल फायदा मोबिलाइज नहीं करती हैं. She comes from Karnataka, a state that goes to the polls next year, but there is little that her candidacy will contribute to the Congress in the state or opposition politics in general at the national level. वो कर्नाटका से हैं जो कि एक राज्य है जो कि पोल्स के लिए जा रहा है अगले साल, इलेक्शन के लिए अगले साल जा रहा है, लेकिन उनकी कैंडिडेसी में बहुत कम है जो कि योगदान देगा कांग्रेस के लिए इस राज्य में या ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए इन जनरल, सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर. As it stands, Mr. Dhankar is all set to become the vice president of the country, who is also the chairperson of the Rajya Sabha. और जैसा कि ये खड़ा हुआ है, जैसा कि सिचुएशन है, जैसे की स्थिति है, मिस्टर धनकर अपसेट हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे देश के, जो कि चेयरपर्सन भी होते हैं राज्यसभा के. Two offices that require occupants to be unfailingly non-partisan. ये दोनों ऑफिसेज ऐसे हैं जो कि ये ज़रूरी करते हैं कि जो उन ऑफिसेज के ऑक्यूपेंट्स हों, जो उन ऑफिसेज में कार्य कर रहे हों, वो बिना फेल किए हुए, बिना किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव लिए हुए वाले होने चाहिए. They are expected to adhere to rules and the constitution on the one hand, and on the other, innovate to ensure smooth relations between the government and opposition. उनसे अपेक्षा ये की जाती है कि वो एक तरफ तो संविधान और उनके जो नियम हैं उससे जुड़े रहेंगे और दूसरी ओर वो नए तरीके निकालेंगे जिससे कि गवर्नमेंट और विपक्ष के बीच में स्मूथ रिलेशंस, रिश्ते हो सके. Mr. Dhankar should strive to build better relations between the government and the opposition and to uphold the honor of the upper house. मिस्टर धनकर को ये चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो बेहतर रिलेशंस बनाने की कोशिश करें गवर्नमेंट और विपक्ष में, और अपर हाउस यानी राज्यसभा की इज्जत को बरकरार रखें, बनाए रखें. There is a transition that he might struggle to effect, given the temperament he has displayed so far, as he steps into a new national role. यहाँ पर एक ऐसा बदलाव है जिसको प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि उनको असर में लाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उनका टेम्परामेंट, उनका जो
तरीका है बातचीत करने का या व्यवहार करने का, उनका जो इमोशन है वो इस तरह का है, जो उन्होंने डिस्प्ले किया, यानी जो प्रदर्शित किया है, जिस तरह का भी उन्होंने टेम्परामेंट प्रदर्शित किया है, तो उसमें ऐसा लगता नहीं है कि उनको स्ट्रगल के बिना ऐसा ट्रांजिशन ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी एक पार्टीसन रोल बीजेपी के पक्ष में वेस्ट बंगाल में दिखाया है। और जैसे वो नए राष्ट्रीय रोल में स्टेप इन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस बदलाव को लाने के लिए। सेकेंड एडिटोरियल, बिडेन इन वेस्ट एशिया। बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो वेस्ट एशिया में हैं। Neither the Palestinian question nor the Iran deal appear to be the US's priorities. ना तो पैलेस्टीन का सवाल यूएस की प्राथमिकताओं में से है, और ना ही ईरान की डील यूएस की प्राथमिकता है, ऐसा प्रतीत होता है। In his first visit to West Asia as president, Joe Biden sought to strengthen America's traditional partnerships and alliances in the region, involving Israel and Sunni Arab countries. प्रेसिडेंट के रूप में वेस्ट एशिया की अपनी पहली विजिट के दौरान जो बिडेन ने ये कोशिश की कि वो अमेरिका की जो परंपरागत पार्टनरशिप्स थी और उनके जो अलायंसेस थे, जो उनके रिलेशंस थे, जो जुड़ाव थे उस क्षेत्र में, उसको और मजबूत करें। जो जुड़ाव इसराइल के को शामिल करते थे और सुन्नी अरब कंट्रीज को शामिल करते थे, यानी कि सुन्नी अरब कंट्रीज और इसराइल से उन्होंने अपने पार्टनरशिप को और अलायंसेस को और मजबूत करने की कोशिश की है। In Israel, he promised that the US would do everything it could to stop Iran from getting a nuclear bomb. इसराइल में उन्होंने वायदा किया कि यूएस सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है ईरान को रोकने के लिए कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब प्राप्त कर ले। In his brief visit to the Palestinian West Bank, he was careful not to criticize the Israeli occupation of the Palestinian territories. और कुछ देर के लिए जब वो उन्होंने पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक को विजिट किया, जहाँ पर इसराइल का कब्जा है, तो वो बड़े केयरफुल थे कि वो इसराइल के द्वारा जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का जमीनों का ऑक्यूपेशन किया गया है उसकी आलोचना ना करें। He promised aid but said the ground situation was not ready for reviving the peace process. उन्होंने ये वायदा किया कि वो हेल्प देंगे, मदद देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शांति के प्रक्रिया को फिर से पुनर्जीवित करें। In Saudi Arabia, Mr. Biden met Mohammed bin Salman, the crown prince who, according to the CIA, ordered the 2018 killing of Saudi dissident journalist Jamal Khashoggi. सऊदी अरेबिया में मिस्टर बिडेन ने मुलाकात की मोहम्मद बिन सलमान से, जो कि क्राउन प्रिंस हैं, यानी कि वो अभी राजकुमार हैं जो आगे राजा बनेंगे, जिन्होंने CIA के अनुसार 2018 में किलिंग ऑर्डर कर दी थी सऊदी जो डिसिडेंट जर्नलिस्ट हैं, यानी कि जो पत्रकार थे, जमाल खशोगी, जो कि सऊदी अरब गवर्नमेंट के खिलाफ थे। The visit practically brought to an end Washington's early attempts to punish and isolate Prince Mohammed. और इस विजिट ने प्रैक्टिकली उन सारी कोशिशों को, पहले जो की गई थी वॉशिंगटन के द्वारा कि वो प्रिंस मोहम्मद को आइसोलेट करेंगे और पनिश करेंगे, उसको खाद में पे ले आए। Later, in a summit with Arab leaders in Jeddah, he said the US would not walk away from West Asia, leaving a vacuum which China, Russia और ईरान would try to fill. और बाद में अरब लीडर्स के साथ समिट में, यानी समिट वार्ता में जेद्दा में, उन्होंने कहा कि यूएस वेस्ट एशिया से दूर नहीं जाएगा, और इसके द्वारा उन्होंने एक वैक्यूम छोड़ दिया जो कि चाइना, रशिया या ईरान कोशिश कर सकते हैं भरने की। President Biden may have said that human rights will be the center of our foreign policy, but in West Asia, neither Israel's violent occupation of Palestinian territories nor the unmeasurable rights record of the Sunni Arab dictators and monarchs stopped up the American president from pursuing his administration's foreign policy objectives. प्रेसिडेंट बिडेन ने हो सकता है ये कहा हो कि मानवीय अधिकार उनके फॉरेन पॉलिसी का सेंटर होगा, लेकिन वेस्ट एशिया में ना तो इसराइल का जो हिंसात्मक ऑक्यूपेशन है वायलेंट टेरिटरीज का, और ना ही
जो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरे हुए जो राइट्स का रिकॉर्ड है सुन्नी अरब के डिक्टेटर्स का और उनके राजाओं का, इन दोनों ने ही अमेरिका को रोका नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को रोका नहीं कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्यों का अनुसरण करें। Gone are the days when the Israel-Palestine issue dominated an American president's foreign policy agenda towards West Asia. चले गए वो दिन जब इसराइल और पैलेस्टीन का इशू ज़्यादा डोमिनेट करता था अमेरिका के प्रेसिडेंट का के विदेश नीति के एजेंडा को, जो वेस्ट एशिया की तरफ उनकी नीति है। Barack Obama, after his initial peace plan failed, focused his energy on the Iran nuclear talks. बराक ओबामा एक बार उनका शुरू में जो पीस प्लान फेल हो गया तो उसके बाद उन्होंने अपने सारे ऊर्जा को फोकस कर दिया था ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स में की ओर। डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल ignored the Palestinians and his focus was on the Abraham Accords, which saw the normalization of ties between Israel and Sunni Arabs. डोनाल्ड ट्रम्प का जो प्रस्ताव था उसने पैलेस्टीनियंस के पैलेस्टीनियंस को इग्नोर किया था और उनका फोकस का था अब्राहम अकॉर्ड्स पे, यानी अब्राहम डील्स पे, जिन्होंने देखा था कि इसराइल और सुन्नी अरब के बीच में जो रिलेशन थे, जो रिश्ते थे, उनका सामान्यीकरण हुआ था। मिस्टर बिडेन डिड नॉट इवन टच अपॉन द पैलेस्टीन क्वेश्चन। मिस्टर बिडेन ने पैलेस्टीन क्वेश्चन को छुआ तक नहीं। He has two clear objectives: regional balance and energy security. उनके दो साफ उद्देश्य हैं, क्षेत्र में बैलेंस होना और ऊर्जा की सिक्योरिटी। ऊर्जा की सिक्योरिटी का मतलब है जो पेट्रोल से ऊर्जा मिलती है वो हमें ईरान से ऑयल मिलता रहे। As the Iran nuclear talks have hit an impasse, he seeks to accelerate cooperation between Israel and Sunni Arabs, the pillars of America's West Asia policy. जैसे जैसे ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स ने एक इम्पास हिट कर दिया, यानी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसराइल और सुन्नी अरब के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको और तीव्र करें और तेज़ करें, और जो अमेरिका की वेस्ट एशिया पॉलिसी के पिलर्स हैं, यानी कि जो जो कोऑपरेशन है बिटवीन इसराइल एंड सुन्नी अरब और ईरान के साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं। मिस्टर ट्रंप launched this policy through the Abraham Accords, and Mr. Biden has wholeheartedly embraced it. मिस्टर ट्रंप ने ये पॉलिसी लॉन्च की थी अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ, और मिस्टर बिडेन ने भी पूरे दिल के साथ इसको स्वीकार किया है, इसको इससे यारी की है। सेकंड, दूसरी बात यह कि एज द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू पनिश रशियाज व्लादिमीर पुतिन फॉर हिज यूक्रेन इन्वेजन, it needs Saudi Arabia to pump more oil into the international market, disrupted by the Western oil sanctions on Russia. और दूसरी बात है कि जैसे जैसे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है कि वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पनिश करे उनके यूक्रेन आक्रमण के लिए, तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया और ज़्यादा ऑयल पंप करे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो बाजार डिसरप्ट हो गया था क्योंकि वेस्ट ने ऑयल सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर, तो इसलिए रशिया का ऑयल बाजार में आ नहीं पा रहा है। तो अगर बाजार में ऑयल नहीं आएगा तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा ऊपर, तो उससे एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है। बट इट रिमेन्स एन अनसर्टन बेट, लेकिन ये जो ज़रूरत है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, ये एक अनिश्चित बेट रह गई है। सऊदी अरेबिया विद इट्स वार्म टाइज विद रशिया हैज स्पेयर कैपेसिटी। सऊदी अरेबिया के रिलेशंस रशिया से बहुत अच्छे हैं और उसके पास स्पेयर ऑयल कैपेसिटी भी है। बट इट इज़ नॉट क्लियर वेदर अ सऊदी प्रोडक्शन राइज अलोन वुड स्टेबलाइज द एनर्जी मार्केट। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि यदि सऊदी का जो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा ऑयल का, केवल वो एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज कर सकता है अगर रशिया ने वॉर को और लंबा कर दिया, इफ रशिया प्रोलॉन्ग द वॉर। More importantly, building a bloc against Iran would not resolve the Iran problem. और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक ब्लॉक बनाया जाएगा, यानी कि देशों का समूह बनाया जाएगा
ईरान के खिलाफ, उससे ईरान प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इट वुड ओनली वर्सन द सिक्योरिटी कंपटीशन इन वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी का जो कंपटीशन है, सिक्योरिटी मीन्स पेट्रोल, जो कंपटीशन है उसको और खराब ही करेगा। Meaningful solutions to Mr. Biden's problems lie in ending the war in Ukraine and reviving the Iran nuclear deal, forcing the Islamic Republic and its rivals into a cold peace. मीनिंगफुल सॉल्यूशन मतलब के जो सॉल्यूशंस हैं मिस्टर बिडेन के प्रॉब्लम के, वो पड़े हैं यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करने में और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को पुनर्जीवित करने में, जिससे कि इस्लामिक रिपब्लिक कंपेल हो जाए, फोर्स हो जाए, मजबूर हो जाए और उसके राइवल्स भी मजबूर हो जाए, उसके प्रतिद्वंदी भी मजबूर हो जाए कि एक ऐसी शांति वो करें जिसमें वार्मथ ना हो, लेकिन एक कोल्ड शांति ही सही। द फर्स्ट इज नॉट इन मिस्टर बिडेन्स हैंड्स। पहली बात मिस्टर बिडेन के हाथ में है नहीं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दें। एंड द सेकेंड डज नॉट सीम टू बी हिज प्रायोरिटी। और जो दूसरी बात है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनकी प्राथमिकता ही नहीं है, यानी ईरान न्यूक्लियर डील उनकी प्राथमिकता नहीं है। Now, the editorial in Economic Times of 18th of July 2022, Policy in Pocket, Eye on the Rupee। रुपए पे कड़ी नज़र रखे हुए है और पॉलिसी पॉकेट में है। The rupee is tracking trade fundamentals with RBI managing a gradual decline against the dollar। रुपी ट्रेड के फंडामेंटल्स के अनुसार चल रहा है और जैसे जैसे आरबीआई एक थोड़ा सा ग्रेजुअल धीमे धीमे डिक्लाइन मैनेज कर रहा है डॉलर के खिलाफ, यानी आरबीआई मैनेज कर रहा है कि जो डॉलर के खिलाफ रुपया गिर रहा है वो धीमे गिरे, ग्रेजुअल डिक्लाइन, और रुपी ट्रेड फंडामेंटल्स के हिसाब से गिरता जा रहा है, लेकिन आरबीआई मैनेज कर रहा है कि वो धीरे गिरे। इन दिस इंडिया इज लूजिंग सम ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। और जब वो धीरे गिरता है तो इंडिया अपनी एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा को थोड़ा लूज कर रहा है, खो रहा है अगेंस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज के खिलाफ, हुज करेंसीज आर फॉलिंग फास्टर, जिनकी करेंसीज तेज गिर रही हैं, क्योंकि जब यूएस का डॉलर बढ़ रहा है तो सारी करेंसियां गिर रही हैं और जो खासतौर पे इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो करेंसीज गिर रही हैं। लेकिन आरबीआई ने रुपी को थोड़ा सा धीमा गिरने के लिए मजबूर कर दिया है, तो बाकी करेंसियां और तेज़ गिर रही हैं। जब ज़्यादा गिरती है तो एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं। तो इसलिए चूँकि भारत का आरबीआई एक्सपोर्ट करेंसी को उतना तेज़ नहीं गिरने दे रहा, तो उन देशों के मुकाबले में, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो रही है। This can be an acceptable trade-off against higher imported inflation if central bank intervention in the currency market were to lessen। अगर करेंसी मार्केट में सेंट्रल बैंक का हस्तक्षेप कम होता तो हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे देश में आ जाता, क्योंकि रुपया गिर जाता और इंपोर्ट हमारे जो है वो बढ़ जाते और पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ता तो उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ आता। तो ये एक तरह का, क्योंकि आरबीआई रुपये को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा के रख रहा है गिरने से, तो एक एक्सेप्टेबल ट्रेड ऑफ है। एक फ़ायदे के लिए दूसरा नुकसान है जो कि स्वीकार योग्य है। Interest rates will have to climb faster to neutralize second order effects of energy price spikes। अगर हमको एनर्जी प्राइस में जो बढ़त है, जो अचानक बढ़त होती है, उसके सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो पहला ऑर्डर का इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज करना मतलब जब भी एनर्जी प्राइस हाइक होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सेकेंड ऑर्डर में हम इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं, पहले में तो हम करेंसी को सपोर्ट दे सकते हैं, उसके बाद करेंसी सपोर्ट से काम न चले तो हम इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स को और तेज़ बढ़ना पड़ेगा
जिससे जो सेकेंड ऑर्डर का असर है न्यूक्लियर एनर्जी प्राइस की बढ़त का, वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हम लोग इन्फ्लेशन को किसी तरह से मैनेज कर लें. Liquidity normalization and currency management have been guided by the growth sacrifice. लिक्विडिटी के सामान्यीकरण को और करेंसी का प्रबंधन इस बात से गाइडेड है कि हम थोड़ा बहुत ग्रोथ अपनी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लीडिंग टू अ लाइट टच ऑन इंटरेस्ट रेट्स. और उससे क्या हुआ है कि हमने हल्का टच दिया इंटरेस्ट रेट्स में, बहुत तेज भी इंटरेस्ट रेट हमने नहीं बढ़ाए हैं, और हमने रुपी को हैवी सपोर्ट दिया. फिजिकल सपोर्ट कम्स इन द शेप ऑफ सस्टेनिंग कंजम्पशन डिमांड. और दूसरी तरफ जब हम फिजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, वो इस रूप में आ रहा है कि हम कंजम्पशन डिमांड को बरकरार रख रहे हैं, टैक्स को कट करके और बड़े सब्सिडीज देके भी हम कंजम्पशन डिमांड को बरकरार रख रहे हैं. और हम प्रोड्यूसर से कह रहे हैं कि आप भी कुछ बर्डन शोल्डर करें. तो कुछ बर्डन प्रोड्यूसर्स पर भी डाल दिया गया है. दीज विल हैव अ बेयरिंग ऑन फिजिकल डेफिसिट. और इसका असर फिजिकल डेफिसिट पे होगा. But emerging economies were expected to take longer to reach their pre-pandemic balance. लेकिन इमर्जिंग जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे अपेक्षा थी कि वो अपने पैंडेमिक से पहले के का जो बैलेंस उनके पास बैलेंस बना हुआ था, वहाँ तक पहुँचने में वो और देरी लगाएंगे. The fallout on the cost of credit has also been addressed through easier capital import controls without imposing tighter rules on its export. जो असर होता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का, वो ये होता है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हमारे देश में बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो लोन की कॉस्ट बढ़ जाती है. और उसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि हम कैपिटल इंपोर्ट के कंट्रोल्स को हमने ईजी बना दिया है. यानी कि कैपिटल इंपोर्ट पर जो कंट्रोल थे हमने कम किए हैं, बिना एक्सपोर्ट पर कोई टाइटर रूल्स इम्पोज किए हुए. यानी एक्सपोर्ट को हम इनकरेज कर रहे हैं और कैपिटल इंपोर्ट के कंट्रोल्स को भी हम हटा रहे हैं, जिससे कि कैपिटल इंपोर्ट आसानी से हो सके. और ये एक सॉल्यूशन है कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का जो असर है इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का, यानी कि अगर हम कैपिटल इंपोर्ट के कंट्रोल घटाएंगे तो लोग कैपिटल को आसानी से इंपोर्ट करेंगे, भले ही उसका जो पैसा देना पड़ रहा है उस पर हायर इंटरेस्ट उनको लग रहा है. इंडिया इन borrowed abroad faces a hardening market. India Inc. borrowing abroad faces a hardening market and may find it hard to roll over loans due to mature capital outflow in equities is fairly responsive to the due to mature. इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इंडियन जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनके द्वारा जो बोरिंग की जाती है बाहर के देशों से, वो एक हार्डनिंग मार्केट को फेस कर रहे हैं. और चूंकि बाहर भी इंटरेस्ट रेट अब बढ़ रहा है, क्योंकि फेड बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो बाहर का मार्केट भारतीय कॉर्पोरेट्स के लिए हार्डन हो रहा है. और वो मुश्किल पाएंगे ऐसा करना कि अपने लोन्स को जो उन्होंने ले रखे हैं उनको रोल ओवर कर दें, ऐसे लोन्स को जो मैच्योर होने वाले हैं, ड्यू टू मैच्योरिटी पे आ रहे हैं. कैपिटल आउटफ्लो इन इक्विटी इज फेयरली रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो इक्विटीज में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था वो बाहर निकल के जा रहा है, और ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिव है. जैसे ही इंटरेस्ट रेट बाहर बढ़ता है, फट से इंडिया से कैपिटल फ्लो जो इक्विटीज़ वाला है बाहर निकलने लगता है. डेट इनफ्लोज आर रिलेटिवली स्टिकी. और जो डेट इंडिया में आ रहा है, डेट का इनफ्लो, वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा स्टिकी है. यानी इतने आसानी से वो बाहर नहीं जाता जितना कि जो इक्विटी फ्लो है वो बाहर चला जाता है. The big draw for debt and equity inflows will be India's growth. सबसे बड़ा जो खींचने वाला फैक्टर होगा, सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाला फैक्टर है डेट इनफ्लोज के लिए और इक्विटी इनफ्लोज के लिए, यानी जो लोन इंडिया में आ रहे हैं और जो इक्विटी इंडिया में खरीदी आ रही है बाहर के पैसे से, उसके लिए सबसे बड़ा खिंचाव होगा भारत की ग्रोथ. अगर भारत ग्रो करता है तो ये आएंगे.
If policy brings inflation to heel without losing too much momentum, capital and current accounts stand to benefit. अगर हमारी नीति इन्फ्लेशन को अपने जूती के नीचे ले आती है, अपने हील्स के नीचे ले आती है, बिना ज़्यादा मोमेंटम लूज के करे, तो कैपिटल और करंट अकाउंट्स का को फायदा होगा. RBI has visibility on inflation tapering and hasn't yet found reason to revise its growth projection. RBI देख रहा है कि इन्फ्लेशन अब टेपर कर रहा है, यानी इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना कि वो बढ़ सकता था, और आरबीआई ने इसके बावजूद भी कोई कारण नहीं पाया है कि अपने ग्रोथ प्रोजेक्शन को रिवाइज करे. यानी आरबीआई ने पहले प्रोजेक्ट किया था कि हम अच्छी ग्रोथ पाएंगे, उसको नीचे नहीं ला रहा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई देख रहा है कि इन्फ्लेशन इतना तेज नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को टेपर करता हुआ देख रहा है. इफ प्राइसेस एंड इनकम मेंटेन देयर ट्रेजेक्टरी, अगर देश में जो दाम है और जो इनकम है वो अपना जो रास्ता उन्होंने अख्तियार कर रखा था उसको बनाए रखते हैं, पॉलिसी को टेक क्रेडिट फॉर मैनेजिंग ग्लोबल क्राइसिस. तो हमारे देश की जो नीति है वो इस बात का क्रेडिट ले पाएगी कि उन्होंने इस ग्लोबल मुश्किल हालत को ठीक से मैनेज किया या उसका ठीक से प्रबंधन किया. इंडिया रिकवर्ड क्विकली फ्रॉम द पैंडेमिक. इंडिया ने इस पैंडेमिक से, इस महामारी से जल्दी रिकवर कर लिया था. नाउ इट मस्ट अवॉइड अ हार्ड लैंडिंग ओवर ऑयल प्राइसेस. अब इसको, यानी भारत को एक कोशिश करना चाहिए कि ऑयल प्राइसेस को लेके इसकी कोई हार्ड लैंडिंग ना हो, यानी जो प्लेन जैसे लैंड करता है तो एकदम नीचे से फट से नीचे गिर ना जाए, इसको मैनेज करना होगा.